Hello everyone, this is me Maham and you are watching my YouTube channel BioBytes, your daily dose of biology. So I hope you all are doing well and you all are just working hard. And today we are just going to start the part 2 of this chapter, enzymes. So in the previous part I have discussed about the introduction. And in the introduction I have discussed about the discovery of the enzyme, about the structure of enzyme. I have also discussed about the enzymes activity. सो स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो किसने एंजाइम का नाम दिया था? हु कॉइंड द टर्म एंजाइम? दोज हु हैव लर्नड ऑलरेडी एंड दोज हु हैव ऑलरेडी have watched the part 1, you can directly write the answer on the comment section so that I can know that you are learning very well. Second, structure of the enzymes. स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स जो है वो भी मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है. तो डेफिनेटली प्रोटीन का जब हमने बायोमॉलिक्यूल्स से पढ़ा था तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि भाई प्रोटीन के तो 3-4 स्ट्रक्चर हैं. क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी है. तो एंजाइम्स जो है वो किस स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी क्लियर कर लिया है. यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर चाह रहे हो आप कि एंजाइम आपको फंक्शनल हो तो उसको लाजमी है कि वो टर्शियरी स्ट्रक्चर अपने पास रखेगा. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था एंजाइम एक्टिविटी के बारे में कि एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट को कैच करता है एक्टिव साइट के अंदर. ठीक है. सबस्ट्रेट को कैसे कैच करता है, एक्टिव साइट में अपनी उसको बाइंड करेगा और समहाउ कैसे वो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट को मिलाकर जो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को मिलाकर वो किस तरह से सबस्ट्रेट के ही बॉन्ड्स को यूटिलाइज करके एक न्यू बॉन्ड्स बनाकर वहीं पर ही प्रोडक्ट बना देता है. तो इन दोनों चीज़ों मतलब एंजाइम और जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड होते हैं तो वहाँ पर बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का. मैंने ये भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उस वीडियो में भी दिया था. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वहीं पर ही आपका जो है प्रोडक्ट बन जाता है, वहीं एक्टिव साइट पर ही. तो जो प्रोडक्ट होता है तो एंजाइम तो वही रहेगा. एंजाइम कभी भी खुद को यूटिलाइज नहीं करता, ये याद रखिएगा. एंजाइम बड़ा चालाक होता है. एंजाइम कहता है कि भाई अब सबस्ट्रेट आया है तो डेफिनेटली आप सबस्ट्रेट को ही यूज़ करेंगे, पर हम खुद को यूटिलाइज नहीं करेंगे. तो मतलब एंजाइम जो वो तो वैसा का वैसा ही रहता है. तो जो सबस्ट्रेट आया था ना वो वहीं पर ही उसी के ही बॉन्ड्स यूज़ करके वहाँ पर प्रोडक्ट बना देता है. तो जब यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट थे तो क्या बना था? कॉम्प्लेक्स बना था. तो यहाँ पर जब एंजाइम और प्रोडक्ट थे तो यहाँ पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है. ये याद रखिएगा. उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एंजाइम था तो ये आपके प्रोडक्ट थे और ये क्या कर देता है? प्रोडक्ट को लूज कर देता है. ठीक है. जहाँ पर टारगेटेड एरिया है ये प्रोडक्ट है. तो अब बचता क्या है? ये जो है डेफिनेटली इसने अपना प्रोडक्ट तो भेज दिया, तो ये जो एंजाइम है वो तो वैसा का वैसा ही रहा. ठीक है. ये आप खुद को यूटिलाइज नहीं करता. ये पूरी एंजाइम एक्टिविटी का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको जर्नली दे दिया है. वहाँ पर पार्ट 1 में इस पर हमने डिटेल्ड लेक्चर दिया था. आप एक दफ़ा उसको गौर से और ध्यान से समझ लीजिएगा वहाँ से. Now we are going to start the main topic, that is the metabolic reactions. कि उसमें से हमें पता चलेगा कि हम एंजाइम्स जो है वो कैसे कैटलाइज करता है रिएक्शंस को. सो जस्ट लेट सपोज ये है आपकी एक बॉडी. ठीक है. इग्नोर इट. ये बिल्कुल ही मैं रफ स्केच बना रही हूँ अभी कि जैसे आपको समझाना है मुझे. ठीक है. ये एक सिंपल सी बॉडी है. ठीक है. इस बॉडी ने डेफिनेटली खाना भी खाना है, सांस भी लेना है,
चलना फिरना है, उसका दिमाग भी है एक जो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी बॉडी की मूवमेंट है वो भी होती रहेगी। उसके अलावा ये जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो भी इसकी बॉडी में होती रहेगी। ऑक्सीजन टूट कर हमें एनर्जी मिलेगी। ये सारे रिएक्शंस, इवन 1000 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है ना, 1000 टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते ही रहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ रिएक्शंस वो जो है ना 2 टाइप के रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी बॉडी में all the type of reactions that occur in the living organism is called metabolic रिएक्शंस, ठीक है। सारी बॉडी के अंदर जो भी किस्म के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और वो होते कहाँ हैं, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म मतलब एक लिविंग बॉडी इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब यहाँ तक हमने ये चीज़ समझी। अब हम जो बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो होते हैं 2 किस्म के। एक कहलाता है कैटाबॉलिज्म, एक कहलाता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म। अब केटा, C फॉर केटा, तो C फॉर कट कह सकते हैं हम, सही है, कट। C फॉर केटा तो C फॉर कट। एनाबॉलिज्म, एना मीन्स टू बुल्ड, ठीक है, टू बुल्ड, कुछ चीज़ बनानी है। अब होता क्या है कैटाबॉलिज्म में, यहाँ पर हमने क्या देखा, कैटाबॉलिज्म का जो कैट है ना उसको कट करके पढ़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कैटाबॉलिज्म, ओके। तो कैटाबॉलिज्म में ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका है, एग्जाम्पल मैं आपको ये सिंपली दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप जो है ना बिरयानी बनाएं, ठीक है, आपने बिरयानी बनाई। मैं आपको कह रही हूँ कि भाई अब मुझे जो है ना बिरयानी से अपने इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो अलग करके दें। आपने सिंपली पता है क्या किया, आपने किया कि चले राइस प्लस स्पाइसेस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने मुझे ये कह दिया कि ये जो है ना इसको हमने बिरयानी, आपने कहा कि भाई काट कर दें, तो मैंने बिरयानी को तोड़ फोड़ कर मैंने आपको चावल अलग करके मसाले अलग करके दे दिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। इन द सेम वे बॉडी में कैसे होगा, बॉडी में अगर आपकी प्रोटीन है तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम्स, और फिर उसके सब यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। तो मुझे बताएं कि प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है। अगर राइस और स्पाइसेस की बिरयानी बनी हुई है तो प्रोटीन किस चीज़ का बना है, तो वो तो हम कहते हैं भाई अमाइनो एसिड्स के सब यूनिट्स मिलकर एक इनकी जो चेन है वो मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर, ठीक है, एनाबॉलिज्म, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब लार्ज मॉलिक्यूल होता है, व्हेन वी ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म, ओके। दिस केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके। उनको हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, जिनमें ये रिएक्शंस होंगे, क्या कहते हैं वहाँ पर, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, फाइन। यहाँ पर होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जहाँ पर कोई भी व्हेन द बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स, इट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में बिल्कुल इसका वाइस वर्सा होगा, उल्टा। क्या होगा भाई, जहाँ पर आपको मैंने कहा ना भाई बिरयानी का आप स्पाइसेस मुझे अलग करके दें, आपने क्या किया, सिंपली इसके स्पाइसेस और राइस मुझे अलग करके दे दी और बिरयानी आपको मुझे पता चली अच्छा ऐसे बनाई थी। अभी मैं आपको कह रही हूँ कि भाई मुझे बिरयानी बनानी है, आप मुझे ये चीज़ें लेकर दें। क्या किया फिर आपने मुझे कहा भाई चले राइस और ये स्पाइसेस ले बनाए बिरयानी, कि ये क्या बना, बिरयानी बन गई। इन द सेम वे यहाँ पर बॉडी के अंदर भी अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे जो है आपकी
प्रोटीन है, मुझे प्रोटीन बनानी है, तो आप कहोगे ये लें अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स ले लें, ये आपकी प्रोटीन बन जाएगी। डेफिनेटली मैं इतनी डीप अभी रिएक्शंस में नहीं जा रही कि अमाइनो एसिड कैसे प्रोटीन बनाते हैं, कैसे नाइट्रोजन का यहाँ पर वर्कआउट होगा, वो कैसे, मैं अभी किसी चीज़ में डिटेल नहीं जा रही, मैं जस्ट आपको ऊपर से ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसे वर्क करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो राइस एंड स्पाइस अगर बिरयानी बना सकते हैं तो अमाइनो एसिड भी डेफिनेटली वो प्रोटीन को आगे चलकर बिल्ड करेगा। ठीक है, ऐसे ही तो ऐसे अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे जो है ग्लूकोज है, मैं ग्लूकोज बॉडी में जो है ये सब यूनिट्स हैं, पर मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी एनर्जी अपने पास स्टोर करूँ, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलाकर वो मैं स्टोर कर दूँ ग्लाइकोजन फॉर्म में। सही, ऐसे ही होगा ना, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाएगी बॉडी में। तो मतलब ये स्मॉलर सब यूनिट जब मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं टू बिल्ड। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल बिल्ड हो जाए, बन जाए, तो रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस व्हेन द स्मॉलर सब यूनिट्स गिव राइज टू द बिगर वन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। एंड हियर व्हेन द bigger one or the larger molecule break down into the smaller molecule, and this is called the catabolic reactions. ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। Now we are moving forward further. चलिए, यहाँ तक आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब एनवायरनमेंट में अंदर आपने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा कि हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल दूँ, सिंपली एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन खुद ब खुद रस्ट लग जाता है या आप खुद लगवाते हो? डेफिनेटली खुद ब खुद लग जाता है। वो खुद ही आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देती है और फिर जो है वो आयरन फेरन ऑक्साइड ये ऐसे करके बन जाती है। सही है, तो डेफिनेटली ऐसे ही तरीके से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये तो फास्ट रिएक्शन हो गया बिल्कुल, क्योंकि एनवायरनमेंट में हो जाता है। फिर में इसमें इट मीन्स कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो क्यों हुआ था, अब इसका रीज़न मैं देने लगी हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बनाकर यहाँ पर बताने लगी हूँ। ठीक है, ये आपकी है एनर्जी, ये एनर्जी है। ठीक है, अब होता ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट को हमने एंजाइम में शुरू से पढ़ा था, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एंजाइम में जो है वो क्या करता है, एंजाइम से प्रोडक्ट बनता है ना। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसे बनानी है प्रोडक्ट, इसे बनानी है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है। अब देखा ये गया कि ये जो सबस्ट्रेट है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाई एनर्जी। इसकी जब एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो इसने क्या किया, उसने बिना हेल्प लिए खुद ब खुद ही प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो यही सेम प्रोसीजर यहाँ पर हुआ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, कि आयरन की खुद की एनर्जी जो थी वो ज़्यादा थी, तो उसने डायरेक्ट ही रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ और ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन वाज डन इजली। ठीक है, वो क्यों हुआ, जब भी सबस्ट्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से, मतलब सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से, प्रोडक्ट एनर्जी से ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, ईजली रिएक्शन आपका डन हो जाएगा और ये कहलाएगा आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये कहलाएगा आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये फास्ट हो गया, इसमें आपको किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद आ जाएगा। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में इसी ग्राफ के हिसाब से हम देखें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ ऐसा क्या होता है कि ये खुद ब खुद नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ तक एक और चीज़ संभालिए, समझ आइए कि सबस्ट्रेट जो है जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो इसको नीड नहीं थी किसी भी कैटलिस्ट की, तो ये खुद ब खुद कर लेगा, आप इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये हो जाएगा खुद। और ये बेचारा नॉन स्पॉन्टेनियस, जो मैंने आपको कहा था कि ये वो बच्चा है जिसको ज़रूरत है ये। ठीक है, इसको ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत होगी तो ये क्या करेगा, अब ये करेगा।
एग्जाम्पल अगेन, ये है एनर्जी, ये एनर्जी और ये आ गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब इसमें ये होता है कि सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो होती है लो, ठीक है, वो होती है लो, और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो होती है हाई। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है इस दफ़ा, और यहाँ पर क्या देखा गया था, प्रोडक्ट की एनर्जी लो थी। यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, पर यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है ना वो लो है, इसकी बेचारे की एनर्जी लो है, तो वो कैसे कर पाएगा। डेफिनेटली ये वही बच्चा है जिसको अभी नहीं हो पा रही, इसको कुछ समझ में नहीं आ रही, बट अगर किसी टीचर ने इसकी हेल्प की तो क्या वो हाई प्रोडक्ट मतलब हाई रिजल्ट लेकर आएगा ना। तो यहाँ पर भी फिर क्या होता है, कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, वैसे अपनी एनर्जी देगा, एनर्जी दिएगा तो क्या करेगा, कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर, टीचर। एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो क्या करेगी, उसे अपनी एनर्जी देगी, इसे अपना टाइम देगी। वो जो यहाँ पर जो उसकी एनर्जी लो थी वो एनर्जी इसकी बढ़ाकर वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी फिर कम हो जाएगी, वो जल्दी जल्दी उसकी हेल्प आउट करेगी और फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, अदरवाइज ये बेचारा खुद ब खुद मेहनत तो कर रहा होगा, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन नहीं है कि वो कभी हुआ ही ना, ये होते रहेंगे, इन्वायरमेंट में होते रहेंगे, बट दे आर वेरी स्लो। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो बहुत स्लो होते हैं, मतलब कि वो खुद ब खुद स्टार्ट भी नहीं हो पाते कभी कभी, तो दे नीड सपोर्ट, दे नीड समथिंग जो कि उनको संभाल कर उनको कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कैटलिस्ट से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दे आर लाइक अ हेल्पर। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑब्वियसली सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, अब एक एक एंजाइम स्लोली अगर रिएक्शन अगर एक स्लोली काम करे, फिर डाइजेशन प्रोसेस इतना स्लोली हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तो क्या एक एक सेल इंतजार में बैठा रहो कि अब आएगा न्यूट्रिएंट, अब मेरी बारी, तो नहीं होगा ना। तो हमारी डाइजेस्टिव जूसेस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, जो कि हम डाइजेशन वाले चैप्टर में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी यही चीज़ समझ में आई हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, अब फ़र्क क्या था, जो स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस में रिएक्शन में सबस्ट्रेट की खुद की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब जैसे बाहर की किसी भी एनर्जी की नीड नहीं होती, और तो वो ईज़िली क्या कर देता है, प्रोडक्ट बना देता है, मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है। मतलब ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20,000 हैं, तो 20,000 में से मुझे जो है फीस देनी है 10,000। ठीक है, 10,000 मुझे फीस देनी है, तो मतलब मेरे पास बाकी 10,000 बचे, तो वो इट मीन्स कि वो एनर्जी है जो कि एक्सोथर्मिक एनर्जी है, बाकी एनर्जी को लूज़ कर देगा एनवायरनमेंट में। तो ये भी याद रखिए साथ साथ कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं, आधी रिलीज भी कर देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। पर ये बेचारे, इन बेचारे के पास क्या था, ये बेचारे इनके पास हैं ही 10,000, यहाँ चले 5,000। ठीक है, 5,000 हैं इनके पास, पर इनको फीस जो है आप जो है पे करनी है वो ही 20,000 करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेटली कोई किसी से कर्जा लेंगे तो ये भी बेचारे अपनी पे कर पाएंगे। तो इट मीन्स के दे नीड द एनर्जी। तो ये कौन सा रिएक्शन तो हुए, ये हुए एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ तक कि कोई भी रिएक्शंस जो जिनको हीट की ज़रूरत होती है वो एनवायरनमेंट में कभी भी खुद ब खुद नहीं हो पाते। दे नीड द कैटलिस्ट। इवन जो रिएक्शन जो कभी भी खुद ब खुद स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा, तो इवन एंजाइम भी उसको कुछ नहीं करेगा। एंजाइम या कैटलिस्ट वो कभी भी इसको खुद से स्टार्ट नहीं करेगा। रिएक्शन चलता हो रहा होगा तो फिर इसके बीच में आकर जो है ना ये स्टार्ट करेगा, ये कहेगा चले भाई आ जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा रैपिडली लेकर चलता हूँ, आप आराम से जो है ना जल्दी आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे खराब रिक्शा में बैठ गए, ये स्लोली हो रहा होगा, फिर ये आगे चल के गाड़ी चेंज करते हैं, कैटलिस्ट की गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये फास्ट रिएक्शन हो जाता है इनका और ये जल्दी से अपनी प्रोडक्ट बना देते हैं।
पर ये जो है ये तो है ही साहब, इनके पास है ही लग्जरियस कार्स हैं, तो ये ईजिली खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता जाएगा। याद रखिएगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उसकी एनर्जी जो है सबस्ट्रेट की शुरू में लो हो जाती है, ठीक है, लो होती है, और प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं है। तो फिर क्या करता है, फिर ये कर्जा लेता है, भाई कैटलिस्ट की हेल्प लेता है, या भाई आ जाओ आप हमारी मदद करेंगे ताकि मैं भी रिएक्शन को जल्दी से डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकूं। तो फिर कैटलिस्ट आता है कि चलो भाई आ जाओ मैं तुम्हारी मदद कर लेता हूं। एंजाइम का भी एग्जैक्ट यही काम होता है। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में दो किस्म के होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये याद रखिएगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इवन एंजाइम कभी भी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, ठीक है, एंजाइम उसी रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा जो कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में होता होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंजाइम नेवर इनिशिएट्स अ रिएक्शन, नेवर मीन्स नेवर, ठीक है, नेवर इनिशिएट्स अ रिएक्शन, वो कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। वो कहता है कि भाई आप जो है मैं कभी भी इनिशिएट क्यों करूं, आप खुद से मेहनत करो, स्टार्ट तो करो, आप स्टार्ट करो, मैं बीच में आ जाऊंगा। तो ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जांपल था। एंडोथर्मिक है, इसको एनर्जी की नीड होती है, इसकी एनर्जी कैटलिस्ट देता है या एंजाइम देता है। पर यहाँ पर ये जो बात हुई सबस्ट्रेट की, ये सबस्ट्रेट इसे एनर्जी नहीं देता है, इसलिए सबस्ट्रेट की ऑलरेडी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो आराम से दे देता है, क्या देता है। दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि एंजाइम जो है, एंजाइम का जो काम है वो सिर्फ क्या करेगा, वो कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट तो नहीं करेगा, बट एंजाइम और जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है, स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है, स्पीड अप द रिएक्शन। पर वो कौन सा रिएक्शन, ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी हो रहा होगा, ठीक है, यही मैंने आपको अभी बताया, ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन, वो कभी भी खुद से कुछ नहीं स्टार्ट नहीं करेगा, दे विल नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बाय इट्स ओन, बट क्या करेगा, रिएक्शन अभी स्टार्ट में हो रहा है, ठीक है, वो कहेगा चलें आप स्टार्ट करें, मैं बीच में आकर आपको जो है ना फुल स्पीड में लेकर जाऊंगा और थोड़े ही टाइम में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि कैसे स्पीड कैसे बढ़ेगी रिएक्शन की, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये इसका रिएक्शन का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पर भी कि ये कैसे स्पीड ऑफ द रिएक्शन, क्या मकसद है कि स्पीड कैसे मतलब इंक्रीज होगी। तो अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। एंजाइम क्या करेगा, वो जल्दी से प्रोडक्ट बनाता जाएगा, क्योंकि स्पीड एंड टाइम बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हियर। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और टाइम कम लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे कि अगर आप मान लें कि 10 प्रोडक्ट आपके एंजाइम जो था वो उसको बनाने थे, ठीक है, उसे चेंज करने थे और प्रोडक्ट में चेंज करने थे, 10 सबस्ट्रेट इसने यूज़ किए यहाँ पर, तो उसे चेंज करना है। तो ये क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा कि भाई यहाँ पर नॉर्मली समझे कि चले 2 मिनट्स में यहाँ पर 10 में से आपको 5 बनाने हैं एनी हाउ, ठीक है, 5 प्रोडक्ट बनाने हैं एनी हाउ, कितने टाइम में, 2 मिनट में। तो एंजाइम क्या करेगा, बनाएगा 5 ही, पर बाय द इंसर्शन और यूजेज ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या फिर चले मान लें कि सेकंड्स भी लगा सकता है इजीली, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कभी भी, ये याद रखिएगा कि 10 में से अगर 5 ही बनाने हैं तो 5 ही बनेंगे। एंजाइम कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करता, ये वो वडेरा है, वो कहता है भाई मैं क्यों अपने आप को इतना यूटिलाइज करूँ। पहली बात तो एंजाइम खुद को यूटिलाइज, अंदर से खुद को, पूरी बॉडी को, तो वो रिएक्शन यूज़ भी नहीं कर रहा, वो करता है भाई सबस्ट्रेट जितना आया उसको ही यूटिलाइज करो, प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, ये इसका एक रूल है। तो 10 में से 5 ही बनाएगा, अगर 5 नहीं है तो एंजाइम क्या करेगा कि वो कभी भी 5 में से 6 या 7 कभी भी नहीं बनाएगा, वो ठीक है भाई जितना है जो आपकी है उतना ही बनेंगे आप।
जो डिमांड है, तो 5 की डिमांड है वो 5 बनाएगा। तो इट डिपेंड्स कि वो कितने टाइम में बना रहा है, 1 मिनट या सेकेंड्स भी लगा सकता है। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा है वो 2 मिनट में हो रहा है, तो ये वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि जो जल्दी से खुद ब खुद हो रहा है, 10 में से 5 बन के 2 मिनट में। बट नॉर्मली अब ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये स्लो बिल्कुल स्लो में भी बहुत सारा टाइम 5, 6, 7, 10 मिनट भी लग जाए सिर्फ 5 प्रोडक्ट बनाने में, तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट इंसर्ट हुआ, ये कहेगा चलो भाई आ जाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये 1 मिनट में सेकेंड्स भी लगा सकता है, वो 10 में से 5 बन सकते हैं ईजिली। तो ये होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मकसद। और ये इक्विलिब्रियम की एक दूसरी बात है, मैं आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम ऑफ द स्टेट भी बता दूँ। इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम भी होता है, ठीक है। एंजाइम का एक काम होता है, ये भी उसका रूल है कि एंजाइम विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि 10 में से एंजाइम को 5 बनाने थे, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने थे, ईजिली वो बना देगा। अब ऐसे नहीं होगा कि एंजाइम आया तो वो 10 में से 6 बना दे या 7 बनाएंगे तो हमारी बड़ी जो है ना अच्छी चीज़ बन जाएगी या हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ये नहीं होगा कभी भी। एंजाइम कहता है कि नहीं, 5 ही मैंने बना दिए, और अगर गलती से इनके 6 बन भी गए ना तो वो क्या करता है, वापस बैकवर्ड रिएक्शन में जाता है और वही जो प्रोडक्ट है वो अगेन सबस्ट्रेट में जो है वो बन जाता है, टूट जाता है, और फिर वापस से ही वही 5 प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक्स्ट्रा बनेंगे तो वो वापस सबस्ट्रेट बन जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वही पूरा करेगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा एंजाइम, ठीक है। इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, मेंटेन रखेगा, मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है रिएक्शन की ही मेंटेन रखेगा, बरकरार रखेगा, पर उसको कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम नहीं चेंज करेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा इसी से ही रिलेटेड अब थोड़ा सा ओवरव्यू एक्टिवेशन एनर्जी का दे दो, थोड़ा एक चार्ट समझा दो कि एंजाइम कैसे वर्क करता है।